डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे खाद्य तेलों की। खाद्य तेलों में भी हम बात करेंगे मूंगफली की। जी हां, मूंगफली की कीमतों को क्या लगता है 2025 के अंदर नए पर लगेंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भारत की मूंगफली की जो बढ़ती डिमांड है उससे जो यहां के किसान हैं उनको फायदा होता दिखाई देगा, या फिर जो भारत सरकार का जो एम है कि भारत जो है खाद्य तेलों के अंदर आत्मनिर्भर हो, उसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी यहां पर अब फॉलो होने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस समय पर मौजूद हैं। कपिला शेखावत जी इस समय पर मौजूद हैं। डॉक्टर कपिला शेखावत, आप पूसा से प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में तुषार जी हैं, जिनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है मूंगफली के ट्रेड के अंदर, जो बारीकी से हमें बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में भारत की मूंगफली किस लिए बहुत खास है। आपका स्वागत है तुषार जी। सबसे पहले तुषार जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है, ट्रेड का एक्सपीरियंस है, किसानों के बीच में आप रहते हैं। मूंगफली भारत का वो प्रोडक्ट है जो खासा ऑयल के ऊपर में भारत सरकार का तो ध्यान है ही है कि भारत को आत्मनिर्भर करना है खाद्य तेलों में, और दूसरी तरफ हम अपनी देश की मूंगफली को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक बिल्कुल हल्की क्वालिटी का जो तेल है वो हम बाहर विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री थोड़ी सी आप समझाइए। मूंगफली का जैसे आपने बताया, मूंगफली जो है वो एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जी, और हम लोग इसकी अभी तक कदर नहीं कर पाए हैं। हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर है, लेकिन वास्तव में अगर मूंगफली को देखा जाए तो जो मोदी जी का लक्ष्य है किसान की आय दोगुनी करना, जो कुपोषण की समस्या है उसको हल करना, और तेल के बारे में हमको जो आत्मनिर्भर होना है, तो ये तीनों चीज़ों में मूंगफली बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मूंगफली जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। आप कोई भी ट्री नट ले लीजिए, सूखा मेवा ले लीजिए, चाहे हेज़लनट हो, आलमंड्स हो, पिस्ताचोस हो, उसमें जितना प्रोटीन है उससे ज़्यादा मूंगफली में प्रोटीन है। और बाकी सब अगर मिनरल्स और न्यूट्रिशन की बात करें तो या फिर आलमंड या मैकेडेमिया हेज़लनट के बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है। तो हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए तो मूंगफली एक महत्वपूर्ण फसल है। और तेल के बारे में अगर हम बात करें तो मूंगफली का जो तेल है वो दुनिया का वन ऑफ द हेल्दीएस्ट तेल है। हम सबको मालूम है, हम यहाँ पर ओलिव ऑयल को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य ज़्यादा होता है, उसमें मुफा ज़्यादा है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो हेल्दी फैट है वो सबसे ज़्यादा ओलिव ऑयल में हम लोग मानते हैं। लेकिन जो ओलिव ऑयल का भाव है वो कम से कम 1500 से 2000 रुपया लीटर का होता है। तो जो मुफा का जो कंटेंट है ओलिव ऑयल में वो है 76%। लेकिन जो हमारी मूंगफली है उसमें जो नई हमारी जो किस्म अभी हमारे जो रिसर्च सेंटर है इक्रिसेट और डीजीआर ने जो डेवलप किया है, गिरनार 4 और गिरनार 5, उसमें जो मुफा है, जो हेल्दी फैट है, जिसको ओलिक कंटेंट बोलते हैं, वो जो खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल उसको वो कम करता है और एचडीएल को बढ़ावा देता है, ताकि हमारी जो धमनियाँ हैं, जो हमारी आर्टरीज है, वो स्वस्थ रहती है, उसमें प्लग जो वसा है वो जमा नहीं होता है। तो मूंगफली का जो तेल है उसमें 82% ओलिक कंटेंट है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ओलिक है इसमें है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो मूंगफली का तेल सबसे अच्छा है। और दूसरा, मूंगफली किसान को क्यों लगानी चाहिए, क्योंकि मूंगफली की जो फसल है वो लेग्यूमिनस क्रॉप है, और मूंगफली को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी जड़ें या जो पत्ते उसमें ज़मीन में रह जाते हैं
वो एक फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर। वो ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है, सेंद्रीय तत्व बढ़ाता है, तो उसके बाद वाली जो फसल है उसमें भी इजाफा होता है, अच्छी यील्ड मिलती है। तो एक तरह से देखा जाए तो मूंगफली हमारे लिए एक कामधेनु गाय जैसी है। उसकी हर एक मतलब उसका शेल भी बहुत काम आता है। वो एक एज ए बायोफ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें कैलोरीफिक वैल्यू 4200 से भी अधिक होती है। डॉक्टर कपिला, यही क्वेश्चन मेरा आपसे है कि एक तरफ तो 140 लाख मीट्रिक टन के आसपास का हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और जिसके अंदर में पाम ऑयल सबसे ज़्यादा हैवी क्वांटिटी के अंदर में। दूसरी तरफ प्राइम क्वालिटी का जो एडिबल ऑयल है, जैसा अभी तुषार जी ने कहा कि इसके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जो प्रोटीन्स हैं, इसमें कुपोषण को दूर करने की जो क्षमताएं हैं, ऐसे तेल को, ऐसी तिलहनी फसल को हम बाहर विदेशों के अंदर में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री, बीइंग अ साइंटिस्ट और बीइंग अ, चूंकि आप पूसा से जुड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या इसके प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया करना चाहिए और इसके एक्सपोर्ट की तरफ थोड़ा सा लगाम लगाने की आवश्यकता नहीं है? सुरेश जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। जहाँ तक हम अगर अब जैसे कि तुषार जी ने भी बताया, भाई एक किसान मूंगफली की फसल क्यों उगाए, उसका पहला उद्देश्य ये होता है कि मेरे पास उसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड और प्रूफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मुझे अच्छा बीज मिले, मेरा खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, खाद कहाँ से लानी है, कितना डालना है, और उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किस तरह की होनी चाहिए, वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल किसान के पास होना चाहिए। किसान का उस फसलों के लिए या उन फसलों के लिए रुझान रहता है। दूसरा, उसको अच्छी आमदनी दे, उसको अच्छी आय दे, और इसमें सरकार का बहुत अधिक रुझान है। आप पिछले 4-5 साल से जो आपकी MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो हर दृष्टि से मूंगफली की और इसमें रुझान है। दूसरा, अगर आपका जो प्रोड्यूस कर रहे हो, मेरे को उसके लिए मार्केट कहाँ पर है, तो मार्केट की तो तुषार जी ने बात ही की, इसके इतने सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं। और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा इस बीच में रह गया कि इसके ऑयल केक की अगर अपन बात करें तो उसमें करीब 20 से 25% तक प्रोटीन है जो इसका उसमें, तो वो पशुओं के चारे के लिए एक बहुत ही आइडियल एक वो जो कॉन्सेंट्रेट फीड्स हम कराते हैं एनिमल्स को, जिससे लैक्टेशन अच्छा होता है, और या जो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक सॉइल अमेंडमेंट या फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। और जैसे बायोफ्यूल की बात कर रहे थे, वैसे हम एक बायोचार बनाते हैं, उसके लिए इसका शेल जो है बहुत अच्छा है। दूसरा, लेग्यूमिनस फसल है, यानी कि मेरा खेत इस तरह से रहे कि अगले 20 साल तक मैं उसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सतत खेती कर सकूं, ये किसानों का उद्देश्य रहता है। तो तीनों ही दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने ये एक जो मिसमैच की बात बताई कि एक तरफ हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं और चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक जनरल ओवरऑल एक अवेयरनेस की कमी है। कुछ लोगों में ये भी भ्रांति है कि ये बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा, अगर एडिबल ऑयल्स की बात करें तो ऑयल के कंट्रीब्यूशन अभी भी ग्राउंडनट का इतना ज़्यादा नहीं है। ऑयल के यानी एडिबल ऑयल या जो खाद्य तेल की बात करें तो अभी भी मार्केट रूल होता है सोयाबीन और रेपसीड मस्टर्ड या सरसों के तेल से। तो इसका प्रोडक्ट जो है ग्राउंडनट का वो कन्फेक्शनरीज में ज़्यादा है। हालांकि करीब 27% तक जो पूरा ऑयल सीड्स के अंडर एरिया है वो ग्राउंडनट में है, और 18% प्रोडक्शन जो है टोटल वो ग्राउंडनट में है। लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस, इसके जो निश एरिया है यानी कि कन्वेंशनली जहाँ ये ग्रो होता था उससे अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो जैसे राइस फेलोज हैं या उनमें हमको ऑयल सीड्स इंट्रोड्यूस करना है, या वो सॉइल्स जहाँ पे कन्वेंशनली ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती और कैल्शियम रिच है, पानी रिटेन कर सके, उन क्षेत्रों में हमको ग्राउंडनट को प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है। क्या एथनॉल भी इससे निकाला जा सकता है? क्या एथनॉल के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है? क्योंकि आपने बायोफ्यूल की बात की, क्या ये वहाँ पर भी? एथनॉल प्रोडक्शन में तो इसका अभी कहीं, जैसे उसके लिए तो आपको हाई बायोलॉजिकल ईल्ड, जिसकी ईल्ड है, जैसे मान लीजिए गन्ना है या मक्का है, जिनका जो ओवरऑल करीब मतलब 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से बायोमास प्रोड्यूस होता है। एथनॉल प्रोडक्शन के लिए हम उन क्रॉप्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ग्राउंडनट का तो ऑयल सीड्स में, कन्फेक्शनरी में और ऑयल केक में इसका ज़्यादा यूज़ है। जो शेल बच जाता है, डी शेलिंग करने के बाद में आपने मूंगफली के कर्नेल्स या दाने निकाल लिए, वो जो प्रोडक्ट है बायोचार मतलब पायरोलिसिस से और हाई प्रेशर से हम इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उससे आपका एक तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और बचे हुए को हम फर्टिलाइजर की तरह या सॉइल अमेंडमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में जो मूंगफली है वो एक आदर्श फसल है। मार्केटिंग में हम क्या पीछे रह गए हैं, या क्या स्ट्रेटेजी ऐसी अपनानी होगी जिससे जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली की खेती की तरफ अट्रैक्ट हों? इस पर हम बात करेंगे। मुनाफा कहाँ छिपा है मूंगफली के अंदर में, ये भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तुषार जी, आपके पास आऊंगा। क्या लगता है इस बार इंटरनेशनल मार्केट्स का सिनेरियो क्या है, डिमांड क्या नजर आती है और करंट प्राइसेस क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो वेदर था वो मूंगफली के लिए बहुत ही अनुकूल रहा। तो जितने भी ग्रोइंग कंट्रीज है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, निकारागुआ, चाइना, इंडिया, सब में फसल ज़्यादा हुई है। तो इस बार 30 लाख टन का क्रॉप हमारे पास सरप्लस है। लेकिन सामने डिमांड भी बढ़ी है, इंडिया में भी डिमांड बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, तो धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ने वाला। लेकिन भाव जो है, प्राइस है, वो बहुत ही इस बार स्टेबल रहेंगे। ऑलरेडी गिर चुके हैं। पिछले साल जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे पीनट के, वो $1600-1500 के करीब थे। इस बार जो वो भाव है $1000-1100 के करीब है। ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, तो इससे कम जाने की संभावनाएं कम है। डॉक्टर कपिला, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, उसने काफ़ी क्वेश्चंस खड़े किए हैं। आपका जो एग्री साइकिल है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग है। हालांकि इस बार अगर हमने ये देखा कि जितनी तेज़ी के साथ में वेदर चेंज हुआ, गर्मी बहुत जल्दी आई, उसका बेनिफिट तिलहन फसलों को मिला और मस्टर्ड ऑयल सीड जो है उसको काफ़ी सिक्योरिटी मिली और उसके प्रोडक्शन में हमने इजाफा देखा। क्या ऐसा ही कुछ इसके अंदर पीनट के अंदर भी देखने को मिलेगा क्या? देखिए, क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टेनिटी है। अगर हम श्योर हों कि पानी इस बार कम आएगा तो हम उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। फोरकास्ट जो है वेदर का, हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म करते रहते हैं और विभिन्न माध्यम से आपके इसमें भी मौसम खबर भी आती रहती है। तो इसमें जो खेती किसानी पहले होती थी, जब आप बहुत फिक्स्ड और स्टेबल उसमें करते थे, ऐसा नहीं है। किसान मित्रों को बहुत ही अलर्ट और अवेयर रहना पड़ेगा। अभी जैसे इस प्री मानसून को जिसका खेत तैयार था, जिसने अपना खेत तैयार कर रखा था, उसने इस प्री मानसून का एडवांटेज ले लिया। और जो कन्वेंशनली सोचकर बैठा है कि ठीक है 1 जुलाई के बाद ही मानसून आएगा तभी मुझे खेत की तैयारी करनी है, तो वो नहीं चलेगा। इस अनसर्टेनिटी के साथ में हमारी बहुत सारी क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस हैं, जिसके अंदर हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या संरक्षण खेती की हम बात करते हैं, जिसके अंदर आपको मल्च मेंटेन करके रखना है। तो जैसे कि ग्राउंडनट एक बहुत ही स्प्रेडिंग क्रॉप है, ये पूरे एरिया को कवर करती है, तो एक तो इसमें खरपतवारों की समस्या कम आती है। अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ की और फसलें जो हम लेते हैं, और अनाजी फसलें, मान लीजिए धान से ही मैं कंपेयर करूं या मक्का बाजरा से इसका कंपैरिजन करूं, तो ये स्प्रेडिंग फसल है, लेग्यूमिनस फसल है। इस फसल को लेने से ऑटोमेटिकली जो आपकी अगली फसल में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से इसके अंदर नाइट्रोजन यौगिकीकरण या जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन फसल में होता है। तो आपका ये रूल होना चाहिए कि एक साल में आप एक फसल तो दलहनी ले ही। और इसकी ब्यूटी यही है कि दलहनी फसल है, यानी कि दाल वाली से फैमिली से है, लेकिन है तिलहन फसल। तो ये इसके 2 डबल जो है इसके एडवांटेजेस हैं। स्प्रेडिंग टाइप है, इसमें खरपतवार कम होते हैं, और इसके जो सारे जैसे इसका जो शेल बनता है वो नीचे बनता है, तो जो क्लाइमेटिक की जो एब्रेशंस हैं उससे इसके फाइनल सीड प्रोडक्शन पे और फसलों के कंपैरिजन में कम पड़ता है। तो इसको हम एक आइडियल क्लाइमेट स्मार्ट फसल कह सकते हैं। और वक्त हो गया यहाँ पर सवालों और जवाबों के सिलसिले का। हमने पिछले हफ्ते आपसे जो सवाल किया था उसका सही जवाब क्या है और उसके विजेता कौन है, ये आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे पिछले हफ्ते का सवाल। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस थी, ऑप्शन ए 20 मई को, ऑप्शन बी 21 मई को, ऑप्शन सी 22 मई को, ऑप्शन डी 23 मई को। तो सही जवाब है 21 मई को, यानी कि ऑप्शन बी। और जिन्होंने सही जवाब दिया है उन विजेताओं के नाम टीवी स्क्रीन पर।
और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के सवाल का। आज का जो एपिसोड का सवाल है वो है आपकी टीवी स्क्रीन पर, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पर है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो तुरंत अपना मोबाइल उठाइए, लैपटॉप खोलिए, सिस्टम ऑन कीजिए और हमें ईमेल कर दीजिए अपना कम्युनिटी expert@gmail.com पर सही जवाब। और ये सही जवाब आपको हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच में देना है, यानी कि 24 घंटे हैं सिर्फ आपके पास में। तुरंत आप हमें मेल कर दीजिए। आप स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ में साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। इस एपिसोड के अंदर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है मूंगफली के ऊपर और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश जारी है कि इस साल मूंगफली आपको कितना मुनाफा देने वाली है। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। मूंगफली एक शानदार तिलहनी फसल है और वास्तविक प्रोटीन का सस्ता स्रोत भी। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.5 गुना, अंडे की तुलना में 2.5 गुना और फलों की तुलना में 7 गुना होती है। 100 ग्राम मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन पाया जाता है और फैट होता है 50%। विश्व की तिलहनी फसलों में मूंगफली का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के लिए भी इसकी महत्ता कम नहीं है और ये देश की तेल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मूंगफली के क्षेत्रफल के मामले में भारत पहले जबकि पैदावार के मामले में दूसरे स्थान पर है। 2023-24 के दौरान यहाँ 48.80 लाख हेक्टेयर पर मूंगफली बोई गई थी और पैदावार रही थी 102 लाख टन। लेकिन इस बार इससे भी ज्यादा उपज की संभावना है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024-25 के दौरान मूंगफली की उपज लगभग 119 लाख टन तक पहुंच सकती है। सबसे ज्यादा उपज गुजरात में होती है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नंबर है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। बड़ा उत्पादक देश होने के नाते भारत मूंगफली का निर्यात भी कर रहा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान यहां से 6,80,698 मीट्रिक टन मूंगफली का निर्यात किया गया, जिससे देश को 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की आमदनी हुई। पिछले साल जिन देशों को मूंगफली का निर्यात किया गया उसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड प्रमुख देश हैं। तुषार जी, जैसा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आपने कहा कि भाई हम मार्केट ठीक से नहीं कर पाए। जी सर। क्या वजह मानते हैं कि मूंगफली की हम मार्केट ठीक से नहीं कर पाए? क्योंकि मूंगफली आजकल स्नैक्स के तौर के ऊपर पे आमूमन आपको पान की दुकान पर साफ मिल जाएगी, आपके घरों में मिल जाएगी, स्नैक्स में यूटिलाइजेशन है। हाई प्रोटीन की आपने बात की, क्या R&D के ऊपर पे हम पीछे हैं? 2 चीज़ें इसके अंदर में मुझे मिस लगती हैं। पहला है R&D
हम शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में मूंगफली को उस तरीके से नहीं लेकर के आ पाए जहां पर आपने हाई प्रोटीन की बात की, मुफा की आपने बात की, उसको हम लोगों तक, एंड यूज़र तक ठीक से पहुंचा नहीं पाए। दूसरा, मार्केटिंग की क्या यहाँ पर आपको कमी नज़र आती है कि मार्केट अगर ठीक से इसको किया जाता तो ये शायद मखाना की तरह ये जम निकलता, और जिस तरीके से 150 रुपये किलो पर बिकने वाला मखाना जो है वो आज 1500 रुपये किलो बिक रहा है, तो शायद मूंगफली भी उसी रास्ते पर चलती। एक्चुअली जो मूंगफली का जो कारोबार है वो यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री की तरह है। छोटे छोटे ऑयल मिल्स है जो भी मूंगफली क्रशिंग करती है वो इतना अच्छे से मार्केटिंग, जैसे मल्टीनेशनल मार्केटिंग करती है, वैसे नहीं कर पाते हैं। और पहले से ही आपने बताया जैसे 60% तेल हमारा इंपोर्ट आ रहा है, तो वो सब MNCs है, तो उनके पास बजट भी ज़्यादा होता है, फंड्स भी ज़्यादा होता है, तो वो अच्छे से रिफाइंड तेल का ब्रांडिंग कर पाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो रिसर्च बहुत सारा है मूंगफली के ऊपर, लेकिन वो आम लोगों तक पहुंचा नहीं है। और सोशल मीडिया में भी जो जानकारी है वो ओवरडोज होती है, तो वास्तव में जो एक्चुअल जानकारी है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तुषार जी, खाना की जैसे अभी आपने कहा कि छोटे छोटे कॉटेजेस हैं, हाँ, मखाना के भी छोटे छोटे किसान थे। हाँ, मुझे याद है कि बिहार के अंदर आज भी वो रोड साइड के ऊपर पे मखाना जो है वो बिकता है, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी क्वालिटीज़ पता चली लोगों को, जब अमेरिका के बाज़ारों के अंदर उसने दस्तक दी और वहाँ पे उसने मार्केट को ग्रैब करना शुरू किया, उसके बाद से उसकी जो डिमांड इंक्रीज हुई। तो ऐसा मूंगफली के केस के अंदर में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर तो एडिबल ऑयल भी है, हाई मुफा के साथ में एडिबल ऑयल आपके पास में अवेलेबल है, दूसरा हाई प्रोटीन इसके अंदर में अवेलेबल है, तो प्रोटीन वैल्यू के साथ में हम इसको क्यों नहीं लेकर के जा पाए? तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि छोटे बच्चों के फीड के लिए क्यों नहीं हम इसको प्रमोट कर पाए? जैसे मैंने आपको बताया कि मूंगफली जो है USA में सबसे ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च हुआ है, तो USA में पर हेड जो है वो 3.5 किलो पीनट बटर कंज्यूम करते हैं, पीनट चॉकलेट्स खाते हैं। वहाँ के जो एस्ट्रोनॉट नासा के होते हैं वो भी पीनट चॉकलेट यूज़ करते हैं क्योंकि उसको मालूम है कि उसमें न्यूट्रिशन है। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश ये रहा कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो प्रमोट कर पाई। उसके कारण ये हुआ कि जैसे आलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया है, उन्होंने हमारे दिमाग में ऐसा प्रचार किया, हम सब जानते हैं कि आलमंड खाने से दिमाग तेज होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा हमारे ऊपर डोमिनेट करने में। और हम लोग आज की तारीख में ऐसा ही समझते हैं कि बादाम हेल्थ के लिए अच्छा है, मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल है या वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये जो मार्केटिंग का जो अभाव रहा वो सबसे बड़ा ये रहा। बाकी आप कोई भी कंट्री में जाइए, चाहे यूरोप में जाइए, जितने भी डेवलप कंट्रीज है, वो लोग न्यूट्रिशन के लिए पीनट का प्रोटीन या पीनट बटर या पीनट के न्यूट्रिशनल बार वही इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये समय आ गया। सुरेश जी, एक और पॉइंट जैसे तुषार जी बता रहे थे, तो आपने दो बातों की ओर इंगित किया। एक तो आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, दूसरा आपने अनुसंधान या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की। तो हमारे पास ICAR का जो परिषद का एक संस्थान है, डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च, वो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ ग्राउंडनट पे ही काम करता है। हमने शुरुआत में कुछ बात भी की जिसमें हमारे पास ऐसी भी किस्में हैं जिसमें 42% तक ओलिक एसिड है। तो अनुसंधान में दूसरा प्रोडक्शन आप देखेंगे पिछले मतलब इतने सालों से हम लगातार बढ़ते हुए आए हैं। हमने नए एरियाज में, अनकन्वेंशनल एरियाज या नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में ग्राउंडनट को इंट्रोड्यूस भी किया है। एरिया भी बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा, नई वेराइटीज भी हैं। उसके अलावा इक्रिसैट का जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद में, उसके साथ मिलकर ये जो सारा अनुसंधान का काम हो रहा है वो हो रहा है। देखिए, हमारी जो पब्लिक है और हम सब भी मार्केट ड्रिवन तो है, एडवर्टीजमेंट का फर्क तो पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट का या थोड़ा सा पॉलिटिकल विल से अगर अपने को पुश मिले, जैसे हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया। मिलेट्स हमेशा से हमारी थालियों में थे, कन्वेंशनली हम ये खाना खाते आए, लेकिन कभी जब एक पुश मिलता है, ऐसे जैसे टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन ऑयल सीड्स 1986 में शुरू हुआ, उसके बाद से एकदम उस दिन से लेके आज तक लगातार ऑयल सीड्स में प्रोडक्शन बढ़ा है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है ना, जो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एज अ साइंटिस्ट लगती है, वो ये कि एक तो हमारा वेराइटल रिप्लेसमेंट बहुत कम है। किसान भाई अभी भी उन कन्वेंशनल वेराइटीज को लेते हैं, और दूसरा उन वेराइटीज का भी सीड रिप्लेसमेंट बहुत कम है। हमें हर साल
नया बीज नए स्रोत से प्राप्त करना चाहिए। उसमें एक इंडिविजुअल किसान की कैंपेन से नहीं होगा, हमें FPOs बनाने पड़ेंगे, हमें ग्रुप में। और जो आपने बताया ना ऐसे स्कैटर्ड और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में है, वहाँ किसान भाई साथ आएं, इकट्ठे हों, संगठित हों और अपना ब्रांड नेम बनाएं। बिल्कुल भाई किसी एक बड़ी ब्रांड के बीच में आप अपना प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं? वो अपना तरह से मार्केटिंग और कर रहे हैं। तो अपने ही स्केल पे, जैसे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ी कैंपेन है, तो जहाँ जहाँ इनके नीश एरियाज है, जहाँ पे इनको अच्छे लेवल पे ग्रो होते हैं, वो अपना ब्रांड नेम बनाए और अपना एडवर्टीजमेंट करें। आजकल तो पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, उनके साथ जुड़ें और किसान संगठित होकर इसका लाभ उठाएं। तो जिस तरह से मखाना में आपने उदाहरण दिया, या मैं जो मिलेट्स की बात कर रही हूँ, उतना ही हम मूंगफली में भी जरूर देखेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल। ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार हम जानने की कोशिश करेंगे इस समय पर इंटरनेशनल सिनेरियोस क्या है, डिमांड कहाँ से निकल करके ज़्यादा आ रही है और प्राइस क्या रहने वाले हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, लिवर से जुड़ी